गाइस गुड मॉर्निंग। चलो चालू करते हैं। विल स्टार्ट विद एडवांटेज ऑफ पेस्ट। PEST। पूजा क्या है पेस्ट? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी और एस स्टैंड्स फॉर सोशल। ठीक है, तो ये पेस्ट एनालिसिस से क्या होता है? बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस होता है। अच्छा, कल मैंने एक और चीज बताई थी कि स्वॉट एनालिसिस के बिना पेस्ट एनालिसिस यूजलेस है। रीजन अब समझो। पेस्ट एनालिसिस सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करता है। उन्होंने यहां पर लिखकर भी दिया था कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करता है, और एक कंपनी को अगर अपनी इंटरनल स्कैनिंग करनी है तो स्वॉट एनालिसिस भी लगेगा। समझ में आया? तो स्वॉट एनालिसिस भी पढ़ना जरूरी रहेगा। लेकिन अभी हमने पेस्ट पढ़ लिया ना, तो इसके पहले एडवांटेज देख लेते हैं। देखो, एक एक एडवांटेज समझ के लेना और नोटबुक भी निकाल लो, हाथों हाथ लिखते भी रहना। ऐसे अच्छे वो तुम्हें समरी नोट्स अब तक वो मिले नहीं, आज प्रिंट हो जाएंगे। तो एक नोटबुक में अच्छे से लिखो, यही पेज कट करके वहां पे लिख देना, जॉइंट पेज पे लिखो। जो भी लिखवा रहा हूं सिर्फ कट करके उसके साथ स्टेपल करके स्पाइरल करवा लेना एंड में। अच्छा, नोट्स फेंक तो नहीं दिए ना? पुराने वाले रखे हैं ना? एंड में मेरे को दे देना, मैं स्पाइरल करवा के दे दूंगा उसे। लिखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेस्ट। हाँ, पेज भी नहीं लाया वो। हद दे रे। पैसे लेना, पैसे ले लेना, मैंने बोला। एडवांटेजेस ऑफ पेस्ट। अच्छा, पेस्ट है क्या? वापस से बोला, करता क्या है ये पेस्ट? एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या करता है? हाँ, लेकिन क्या करता है उस पर? एनालिसिस करता है, इन शॉर्ट स्कैनिंग करता है। तो पहला पॉइंट लिखो, पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस helps to forecast the future. Helps to forecast the future in the light of current situation. In the light of current situation, अपनी करंट सिचुएशन को देख के फ्यूचर को फोरकास्ट करता है। जैसे कल अपन कर रहे थे फोरकास्ट कि इसका ऑनलाइन बिजनेस चलेगा, किसी का रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, तो फोरकास्ट कर पा रहे अपना फ्यूचर। लिखा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखना, it helps to it helps to it helps to learn about the market, learn about the market and enter new market. अभी कल अपन ने जब पेस्ट एनालिसिस कर रहे थे, सबसे पहले तो अपने को यह पता चल गया, इट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट द मार्केट, LEARN, लर्न अबाउट द मार्केट एंड एंटर इनटू न्यू मार्केट। पहले मैं 5 पॉइंट लिखवाऊंगा, फिर वो समझाऊंगा, फिर आगे के 5 करवाऊंगा। तीसरा, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द फेलियर। It helps to prevent the failure. It helps to prevent the failure and create the system for success. And creates the system for success. Next point. It also helps the firm to. It also helps the firm to access the report. ACCESS. Assess the report. Assess the report and take necessary actions. And take necessary actions. चार पॉइंट हुए ना? पांचवा पॉइंट लिखो, इट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इट हेल्प्स इन इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इट है बिजनेस इन्वायरमेंट, इन बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या बोला?
It helps to evaluate the business environment. ठीक है, अब ये 5 पॉइंट है, पहले 5 पॉइंट समझते हैं. पहला पॉइंट क्या था? फोरकास्ट द फ्यूचर. ये फ्यूचर को फोरकास्ट कर लेता है. जैसे कल अपन ने बिजनेसेस में डिवाइड करा था, तो पहले ही फोरकास्ट कर लिया था कि अगर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल या टेक्नोलॉजिकल चेंज कुछ भी आया तो किसके बिजनेस पे इंपैक्ट होने वाला है. सो इट हेल्प्स टू फोरकास्ट द फ्यूचर. ये पहला पॉइंट समझ में आया. देखो यहां पर तुमको दिखेगा, यहां पे पॉइंट नंबर है वो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 है, मैंने सिचुएशन चेंज करवाई. और क्या उसके आगे लिखा है? इन द लाइट ऑफ करंट सिचुएशन. इन द लाइट ऑफ करंट सिचुएशन मतलब अपनी करंट सिचुएशन में जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था, जो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, उस सिचुएशन में फ्यूचर को फोरकास्ट किया. सो पहला पॉइंट क्लियर हुआ. इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर इन द लाइट ऑफ करंट सिचुएशन. दूसरा पॉइंट क्या था? इट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट द न्यू मार्केट and enter into new market. It helps us to learn about the market and enter into new market. इसका मतलब क्या है? तुम रिस्पेक्टिव बिजनेस कर रहे थे, तो तुम्हें तुम्हारे बिजनेस, तुम्हें तुम्हारे मार्केट के बारे में भी समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि सारी चीजें छोड़कर ऑनलाइन चले जाना चाहिए था. तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड एंटर इनटू द न्यू मार्केट. जब तुमने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस क्यों करते हैं? सबसे बड़ी बात है, एनालिसिस करने का सिर्फ एक सिंपल इंटेंशन ये नहीं रहता कि मुझे सिर्फ करंट सिचुएशन का एनालिसिस करना है. समझो मुझको लग रहा है लाइफ इज नॉट गोइंग गुड, ठीक है, और मैं एनालिसिस कर रहा हूं उसका. सिर्फ एनालिसिस करके कुछ होगा क्या? नहीं, कुछ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे. ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड बन के आएगा मेरे सामने, मुझको कुछ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे. तो यहां पर उन्होंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है. इट हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट द मार्केट. अपने मार्केट को समझो, और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो एंटर इनटू न्यू मार्केट. समझा दूसरा पॉइंट? 2 पॉइंट बोलना मेरे साथ. पहले, इट हेल्प्स टू फोरकास्ट द फ्यूचर इन द लाइट ऑफ करंट सिचुएशन, एंड सेकंड, इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट द मार्केट एंड एंटर इनटू न्यू मार्केट. समझा 2 पॉइंट? तीसरा पॉइंट क्या था? इट प्रिवेंट्स द फेलियर, है ना, फेलियर वाला पॉइंट था. इसके कारण फेलियर्स प्रिवेंट कर सकते हो. इफ यू मेक पेस्ट एनालिसिस, तुम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हो टू अ सर्टेन डिग्री. अगर तुम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हो तो तुम फेलियर को भी फोरकास्ट कर सकते हो. अगर तुम्हें लगता है कि बाबा फेलियर आने वाला है, तुमने फ्यूचर को फोरकास्ट कर दिया और फ्यूचर में तुमको लग रहा है फेलियर है, देन यू कैन प्रिवेंट द फेलियर ऑल्सो. समझ में? चौथा पॉइंट क्या था? इट हेल्प्स, कौन क्या पॉइंट था? इट हेल्प्स टू असेस द रिपोर्ट एंड टेक एक्शंस, काउंटर एक्शंस. इसका मतलब क्या है? एनालिसिस कर लिया और मेरे पास एक रिपोर्ट बन के आ गई, अब तो मुझको एक्शन लेना है ना, तो ये पेस्ट एनालिसिस हेल्प करता है. तेरे को अगर कोई काउंटर मेजर लेना है ना, तो तेरे पास एक रिपोर्ट कार्ड बना के कौन देता है? पेस्ट एनालिसिस. ठीक है, सो इट हेल्प्स अस टू असेस द रिपोर्ट एंड टेक काउंटर एक्शन. और लास्ट पॉइंट क्या था अपना? इवैल्यूएट. इट इवैल्यूएट द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो ये पेस्ट एनालिसिस का मतलब ही होता है बिजनेस एनवायरनमेंट. समझा 5 पॉइंट? अगले 5 लिखो, फिर इसको याद करने का तरीका बताता हूं. नेक्स्ट लिखो, it enables the firm, it enables, ENA, ENABLES, enables the firm to understand the economy and market. It helps the firm to understand, it enables the firm to understand. फिर अलग अलग बोल दिया मैंने. It enables the firm to understand economy and market. चलता है इतना ऊपर नीचे लिखा. It gives the idea of, it gives the idea of, it gives the idea of business standing and position. Standing and position. It evaluates the internal and external environment. लिखा. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. This mechanism
आइडेंटिफाइज। अच्छा, ये वाला मैकेनिज्म स्ट्रेंथ वीकनेस बताएगा या अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट बताएगा? ये वाला मैकेनिज्म जो पेस्ट एनालिसिस है, ये स्ट्रेंथ वीकनेस बताएगा तुम्हारी, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स बताएगा? जरा सोच के बोलो। अपॉर्चुनिटी थ्रेट बोल रहा है ये, स्ट्रेंथ वीकनेस बोल रही है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट। हाँ, स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ वीकनेस। वसुंधरा? हाँ, अच्छा, तुमको नोट्स नहीं दिया मैंने। हाँ, कवर कर दिया मैंने पॉइंट। हाँ बोलो। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। क्यों अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स? एग्जैक्टली, सिंस इट इज एन एक्सटर्नल एनालिसिस, स्ट्रेंथ और वीकनेस तो इंटरनल है और पेस्ट एनालिसिस एक्सटर्नल होता है, तो इट गिव्स आइडिया अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स आइडिया अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब इस क्वेश्चन में गलती पता है क्या हो जाती है? बच्चा यहाँ पे स्ट्रेंथ वीकनेस डाल सकता है, हर जगह डाल सकता है, कोई बात नहीं। लिखो, इट गिव्स द आइडिया अबाउट, नेक्स्ट पॉइंट है ये, दिस मैकेनिज्म आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। एक ही बात। Last point, it gives reality check. It gives reality check to the company. अब बचे हुए 5 पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? 6 पॉइंट क्या था हमारा? इकोनॉमी। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। यस, इससे देखो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प से अपन पूरा का पूरा इकोनॉमी को समझ सकते हैं कि हाउ पॉलिटिकल फैक्टर इन एन इकोनॉमी इज प्लेइंग रोल, हाउ द सोशल फैक्टर इन एन इकोनॉमी इज प्लेइंग रोल, हाउ द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आर प्लेइंग रोल इन एन इकोनॉमी। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट गिव्स आइडिया अबाउट द स्टैंडिंग एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। स्टैंडिंग एंड पोजीशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर अपन बात करते हैं ये क्लास की, क्लास में हो सकता है कोई स्कॉलर है, कोई बहुत ज्यादा शार्प है, और कोई हो सकता है थोड़ा कंपैरेटिवली एवरेज है, और कोई डल हो सकता है। तो तुम्हारा स्टैंडिंग एंड पोजीशन का मतलब हो गया है कि इस क्लास में तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो, मार्क्स के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, फिजिकल हेल्थ के बेसिस पे कहां पे स्टैंड कर रहे हो। तो ये एनालिसिस तुमको बताता है, बेसिकली पेस्ट एनालिसिस ऑल्सो टेल यू अबाउट द स्टैंडिंग एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन एन इकोनॉमी। समझ में कि तुम्हारा बिजनेस इस इकोनॉमी में किधर स्टैंड करता है। इफ आई टॉक अबाउट द जियो, तो उसका स्टैंडिंग और पोजीशन बहुत हाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है? इट इन्फॉर्म्स अबाउट, मैंने क्या बताया था इंटरनल एक्सटर्नल का, क्या लिखवाया था? इट इवैल्यूएट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। जबकि ये पॉइंट मेरे को पर्सनली बोलूं तो गलत लगता है, इंटरनल नहीं आना चाहिए था पेस्ट में, पर उन्होंने डाल के रखा है, इंस्टीट्यूट के मैथ से उठाया। इट इन्फॉर्म्स अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट, नो, इंटरनल नहीं आना चाहिए। नहीं, पेस्ट एनालिसिस इटसेल्फ, टेक्नोलॉजी आ सकता है इंटरनल, पर टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल हो सकता है क्या? हो सकता है। तो अपने को पेस्ट में सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर कंसीडर करना है, पेस्ट एनालिसिस ही एक्सटर्नल के लिए। अच्छा चलो, उन्होंने इंटरनल बोल भी दिया, तो यहां पे थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में ही सिर्फ डिस्कस किया है, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्यों नहीं बोला? बराबर है ना? ठीक है, लेकिन ठीक है, लिख देना एक्सटर्नल इंटरनल, जो दोनों लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था मैंने? अब ये एक्सटर्नल से याद कर लेना, एक्सटर्नल में क्या आता है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। क्या लाइन लिखवाई मैंने तुमको? इट, दिस मैकेनिज्म आइडेंटिफाइज, दिस मैकेनिज्म आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो याद कैसे रखा मैंने? एक्सटर्नल फैक्टर आते से मैंने अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट लिख दिया। लास्ट है रियलिटी चेक। रियलिटी चेक मतलब क्या होता है? रियलिटी चेक तुम्हें समझता है वर्ड कहां पे यूज करते हैं अपन कितने पानी में है ये बताने के लिए रियलिटी चेक रहता है। समझा क्या? अब देखो कोई एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कोई भी, तो सबसे पहले था फोरकास्ट द फ्यूचर, दूसरा था अंडरस्टैंड द मार्केट, लर्न अबाउट द मार्केट एंड एंटर इनटू न्यू मार्केट। नेक्स्ट था इवैल्यूएट द फेलियर, जो फेलियर्स है उसको इवैल्यूएट कर लेंगे, सॉरी प्रिवेंट करेंगे। और क्या लिखवाया था? एंड क्रिएट द सिस्टम फॉर सक्सेस। रिपोर्ट के अंदर क्या था? एक्सेस द रिपोर्ट एंड टेक द काउंटर मेजर्स। इवैल्यूएट क्या करना है? इवैल्यूएट द बिजनेस इन्वायरमेंट। इकोनॉमी के में क्या करना है? अंडरस्टैंड द इकोनॉमी एंड द मार्केट। और उसके बाद मैंने लिखवाया था स्टैंडिंग एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस, देन इट स्कैन्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट का पॉइंट लिखवाया, रियलिटी चेक लिखवाया। चलो इसका याद करने का कीवर्ड लिखो।
लिखो, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखो, मतलब शॉर्ट फॉर्म तो नहीं, मेमोरी टेक्निक लिखो इसकी। फेलियर फेलियर के फेलियर के मार्केट रिपोर्ट का इवैल्यूएशन करने के लिए इकोनॉमी से रियल आईपीएस को लाया। फेलियर के मार्केट रिपोर्ट का इवैल्यूएशन करने के लिए, सॉरी मार्केट फेलियर रिपोर्ट, थोड़ा गलत हुआ, या फ्यूचर चाहिए, फ्यूचर के मार्केट फेलियर, फ्यूचर के मार्केट फेलियर का रिपोर्ट का इवैल्यूएशन करने के लिए इकोनॉमी से रियल आईपीएस को लाया। अब देखो सीक्वेंस भी बन रही है। फ्यूचर के मार्केट फेलियर रिपोर्ट, फ्यूचर के मार्केट फेलियर रिपोर्ट का इवैल्यूएशन करने के लिए इकोनॉमी से रियल आईपीएस को लाया। तो इन्होंने क्या किया, इवैल्यूएशन करने के लिए इकोनॉमी के अंदर से एक रियल आईपीएस को लेकर आया। ठीक है, याद करना पड़ेगा ऐसे। अब देखो सीक्वेंशियली बन रहा है क्या, फोरकास्ट द फ्यूचर पहला हो गया, दूसरा पॉइंट क्या था, मार्केट, लर्न अबाउट द मार्केट एंड एंटर इनटू न्यू मार्केट। अच्छा, फेलियर से क्या था, इट प्रिवेंट्स द फेलियर एंड प्रिवेंट्स द फेलियर एंड क्रिएट द सिस्टम फॉर सक्सेस। तो यहां पर प्रिवेंट द फेलियर आ गया। नेक्स्ट क्या था अपना, रिपोर्ट, एक्सेस द रिपोर्ट एंड टेक द काउंटर मेजर आ गया। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आ गया। इकोनॉमी, इसके बाद डायरेक्ट इकोनॉमी वर्ड आ रहा है, टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी आ जाएगा। आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और इंटरनल और एक्सटर्नल आते से तुम्हें याद आ जाना चाहिए अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ठीक है, ये पॉइंट एक साथ लिंक किया है, इंटरनल एक्सटर्नल आने के बाद अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आना चाहिए। पीएस स्टैंड्स फॉर पोजीशन एंड स्टैंडिंग, और रियल स्टैंड्स फॉर रियलिटी चेक। देखो सारे पॉइंट हो रहे हैं, समझा। बाकी किसी का लिखना, लिख लिया। नेक्स्ट इज स्वॉट एनालिसिस। है कोई डाउट इसमें? बड़े आगे करें स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या है, ये तो सबसे सिंपल टॉपिक है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का इवैल्यूएशन करना। वी मस्ट नो दैट कि ये वाले चैप्टर के अंदर ये जो 4 वर्ड है ना, हमें बहुत प्रोमिनेंटली यूज करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। पर ये पता होना चाहिए कौन से सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ड आ रहा है इंटरनल, इंटरनल यानी कंपनी का इंटरनल मैटर है, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का इवैल्यूएशन होता है। अपॉर्चुनिटी, हम बोलते हैं ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे, अपॉर्चुनिटी कहां से आती है, मार्केट से आती है।
थ्रेट कहां से आता है? मार्केट से आता है। तो मार्केट के अंदर से तुम्हें थ्रेट मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो इट इज एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल में क्या आएगा? स्ट्रेंथ और वीकनेस। जब भी तुम इंटरनल की बात करोगे स्ट्रेंथ और वीकनेस वर्ड यूज करोगे, और जब भी तुम एक्सटर्नल की बात करोगे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट वर्ड यूज करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी कोई भी वर्ड डाल दिया। जैसे कि पेस्ट एनालिसिस ऊपर बात कर रहे थे, पेस्ट एनालिसिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल एनालिसिस, तो वहां अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा है। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस ऑल अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्कैनिंग, तो यहां पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट सारा डिस्कशन होने वाला है। समझ में आए? बहुत सिंपल है। ये क्या बोलेंगे? स्वॉट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। इसमें इंटरनल में क्या आता है? स्ट्रेंथ और वीकनेस। एक्सटर्नल में क्या आता है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। हमारा एम क्या है? हमारा एम क्या है? स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करो, वीकनेसेस को मिनिमम करो, अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करो यानी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करो, और जितने भी थ्रेट्स है उसको डॉज करो यानी कि उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंट करो। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो उसके अंदर। समझा? इतना ही है स्वॉट एनालिसिस। चलो पढ़ते हैं। स्वॉट classifies major concern of an organization into 4 elements. SWOT stands for strength, weakness, opportunities and threat. SWOT analysis attempt to assess the internal strength and weakness of an organization and opportunities and threat that is external to an environment. ये word समझा क्या तुमको? कोई डाउट इसके अंदर? ना। The purpose of this analysis is to, ये important point है, analysis is to express qualitatively or quantitatively which area of the business have strength to exploit and which area have weaknesses which must be improved. मैंने यही बोला था कि ये SWOT एनालिसिस करता क्या है? स्ट्रेंथ बढ़ाने की है, वीकनेसेस कम करनी, अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी है, और जितने भी थ्रेट्स हैं उनको एलिमिनेट करते जाना है। समझ में आया? The appraisal should be given particular attention in the following: a study of past account and use of mix ratio, position, product position and product market, cash and financial structure, cost structure, managerial ability. Okay, so here they are telling कि जब तुम SWOT एनालिसिस करते हो ना, तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखो, इनको कंसीडर करो और तुम्हारा SWOT एनालिसिस हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आज SWOT एनालिसिस कर लो, चलो अपन CMA इंटर का SWOT एनालिसिस करते हैं और खुद का भी SWOT एनालिसिस करते हैं, तो मुझको बताओ, हाँ तुम वैष्णवी ना, वैष्णवी तुम खुद का एनालिसिस करोगे, SWOT एनालिसिस में से स्ट्रेंथ, वीकनेस है या अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है? खुद का इवैल्यूएशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, क्योंकि इंटरनल फैक्टर है, और पूरे के पूरे सीएमए मार्केट का इवैल्यूएशन करना है, तो वो क्या है? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट के बारे में। तो तुम कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करोगे? चलो बताओ, खुद के स्ट्रेंथ वीकनेस कंसीडर करने के लिए तुम क्या क्या कंसीडर करोगे? चाहे स्ट्रेंथ का बताओ, वीकनेस का बोलो, अपॉर्चुनिटी का बोलो, थ्रेट का बोलो, जिसका पॉइंट बोलना है चारों का बोलो। मैं एग्जाम्पल दूं? यही तो एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया, सिचुएशन क्रिएट करी तुम्हारे लिए मैंने। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल दूं इन चारों में से कोई एक कैटेगरी का। आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी द अपॉर्चुनिटीज इन सीएमए इज राइजिंग, तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई। ये तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं थी, ये कोई थ्रेट भी नहीं है, एक्सटर्नल है पर थ्रेट थोड़ी, अपॉर्चुनिटी है ये। वैसा एक एग्जाम्पल दिया। प्रणव, प्रणव नहा के आया? नहा के आया? सच्ची? कौन नहीं नहा के आया आज? सच्ची बोला क्या? नहीं, मैं ऐसे शक्ल वकल देख के किसी को जज नहीं करता, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन और वो लेथार्जिक एकदम एक्सप्रेशन आता है ना चेहरे पे, उससे समझ में आता है। कौन नहीं नहा के आया? सच्ची बोलो, सच्ची बोलो, सच्ची बोलो, बी ऑनेस्ट। मेरी क्लास में तो फाउंडेशन में आधी क्लास तो हाथ खड़ा करती है, वो रात को नहा के सोते हैं। क्या सेंस बनता है, मेरे को नहीं समझता। वो बोलते 24 घंटे में एक बार नहाना रहता है। मेरे को तो अजीब लगता है, मैंने जिंदगी में कभी पैर नहीं रखा होगा घर के बाहर बिना नहाए। अजीब लगता है, ऐसा लगता है पिछला ही दिन चल रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है। मेरे लिए कट ऑफ पॉइंट रहता है नहाना। अच्छा, कई लोगों के शौक बड़े अजीब रहते हैं, कुछ लड़कियों के मेरे को पता चला है कि रात को नहा के तैयार होती हैं और सो जाती हैं। हाँ सच में। ओके चलो, पहले ये बताओ मुझे स्वॉट के बारे में।
तुम्हारे हाँ एक्सपीरियंस क्या पता रहता है बस, ताजमहल देखा नहीं मतलब क्या है नहीं, क्या मालूम है हमको है। बोल तू बताएगा कोई स्ट्रेंथ वीकनेस या अपॉर्चुनिटी थ्रेड बता। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से स्कोप बढ़ गया, पर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के कारण स्कोप बढ़ने के कारण सीए इंटर में भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये क्या है? अब इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल है? थ्रेट है अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए? थ्रेट है। तो इस तरीके से कौन सा पॉइंट कंसीडर करना तुमको नहीं मालूम, तो उन्होंने बोला स्वॉट एनालिसिस करने के लिए बोल दिया जाओ करो, जाओ स्वॉट एनालिसिस करो। तो बंदा बोलेगा कैसे करूं, तो बोला ये फैक्टर्स का ध्यान रख। स्टडी ऑफ पास्ट अकाउंट एंड यूज ऑफ रेशोज, तू पास्ट अकाउंट और रेशो का यूज कर। पास्ट अकाउंट और रेशो का यूज करके कैसे स्वॉट एनालिसिस करूंगा सर मैं? देखो कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, समझो मैं केपीआईटी हूं। केपीआईटी क्या करती है? केपीआईटी को बिरला सॉफ्ट भी बोलते हैं। बिरला सॉफ्ट क्या करती है? सॉफ्टवेयर कंपनी है आईटी सेक्टर में। टीसीएस भी आईटी सेक्टर में, टेक महिंद्रा भी आईटी सेक्टर में। तो ये सब कोई अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब ये रिपोर्ट को मैं एनालाइज करूं और देख रहा हूं टीसीएस का शेयर बढ़ते जा रहा है और मेरा शेयर कम होते जा रहा है, तो अब इससे क्या समझ में आएगा? ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इससे मेरे को थ्रेट आ रहा है। तो अब देखो स्वॉट एनालिसिस करना क्या फैक्टर कंसीडर करेगा? तो पहले करेगा स्टडी ऑफ पास्ट अकाउंट एंड रेशोज। रेशोज हुआ है तुम्हारा, पढ़ा है ना कभी तुमने? रेशोज पढ़ा है क्या कभी? थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा टेक्निकली क्या करना है कौन सा फॉर्मूला, लेकिन रेशो समझते हैं ना क्या निकालना है। एक प्रॉपर रेशो निकालना पड़ेगा, स्टडी ऑफ पास्ट अकाउंट एंड रेशो, इसकी हेल्प से स्वॉट एनालिसिस होगा। दूसरा बोल रहे हैं प्रोडक्ट पोजीशन एंड प्रोडक्ट मार्केट मिक्स। प्रोडक्ट पोजीशन एंड प्रोडक्ट मार्केट मिक्स, इसका मतलब क्या है? अब तुम एक कंपनी हो जो पता है क्या बनाती है, ये मोबाइल रहता है ना, मोबाइल को वो सिम खोलने के लिए पिन आती है ना छोटी सी, वो बनाते हो तुम। अब तो क्या मार्केट है तुम्हारी कंपनी का, कितना होगा? अब स्टार्टिंग में तुम मोबाइल के साथ बेचते होगे, चलो मान लिया, कितने रुपए में खरीदती होगी कंपनी तुमसे? 2 या 3 रुपए में, 2-3 रुपए में खरीद लिया उसने, चलो मान लिया। एक साल में कितने मोबाइल इंडिया में बिकते होंगे? समझो 50 करोड़ भी बिकते होंगे। तो सिर्फ 50 से 60 करोड़ रुपए का मार्केट है। तो ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? बताओ। ये एक तरह से थ्रेट ही है कि ये मार्केट कभी ग्रो नहीं होने वाला, तो तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट पोजीशन एंड प्रोडक्ट मिक्स देखना पड़ेगा। अच्छा दूसरा देखते हैं ऑनलाइन गुड्स। ऑनलाइन गुड्स ज्यादा सेल हो रहे हैं, ठीक है, सब कोई इंटरनेट पे शिफ्ट हो रहा है, सब कोई ऑनलाइन बिजनेस पे शिफ्ट हो रहा है। तो अगर मेरा बिजनेस ऑनलाइन है तो ये मेरे लिए ये वाली प्रोडक्ट पोजीशन एंड प्रोडक्ट मिक्स, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर सकता है। तो ये पॉइंट को कंसीडर करके स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा स्टडी ऑफ पास्ट अकाउंट एंड यूज ऑफ रेशो, इससे तुमको एक्सटर्नल मिलेगी इंफॉर्मेशन या इंटरनल मिलेगी या दोनों मिल सकती है? जरा देख के बताओ ये वाला पहला पॉइंट। बोथ। अगर तुम इंट्रा कंपैरिजन करोगे तो इंट्रा मतलब अपने ही 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट और 9th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कंपेयर करोगे तो तुम्हें इंटरनल मिलेगा कि मैंने कितना बेटर परफॉर्म किया है, और खुद का और शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर करोगे तो तुमको एक्सटर्नल मिल जाएगा। समझा? कैश एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अच्छा ये कैश एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना, ये तुम्हारे लिए प्योरली इंटरनल है, ये प्योरली इंटरनल है। अब ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, सॉरी ये स्ट्रेंथ भी हो सकती है और वीकनेस भी हो सकती है अगर तुम्हारा कैश और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अच्छा है कंपनी। सर कैश और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये भी तो एक क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं, तुम्हारा डेट इक्विटी मिक्स, बेसिकली तुम्हारा जो लायबिलिटी साइड का कंपोजिशन है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसा है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, और कैश पोजीशन क्या है तुम्हारी। ये एसेट साइड के बारे में बात कर रहा है, ये लायबिलिटी साइड के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ तुम्हारी एसेट और लायबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट है कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये पीएनएल आइटम है, कॉस्ट स्ट्रक्चर पीएनएल आइटम है। ये इंटरनल है एक्सटर्नल है? इंटरनल है। नेक्स्ट है मैनेजरियल एबिलिटी, इंटरनल एक्सटर्नल? इंटरनल, तुम्हारे मैनेजमेंट की एबिलिटी। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट निकालो। अगर स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और पास्ट रिकॉर्ड और रेशो कर रहे हो तो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। अच्छा रहा तो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगा या अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगा, बुरा रहा तो थ्रेट और वीकनेस रहेगा। सिमिलरली अगर मैं मैनेजरियल एबिलिटी की बात करूं, तुम्हारा मैनेजमेंट अच्छा है, तुम्हारे स्ट्रेंथ है, मैनेजमेंट खराब है, तुम्हारा क्या बोलते हैं वीकनेस है वो।
जैसे किंगफिशर के अंदर एक प्रॉपर मैनेजर नहीं था, फाइनेंस मैनेजर नहीं था, इन शॉर्ट उनका मैनेजमेंट खराब था, ये कंपनी की वीकनेस थी और वीकनेस कंपनी को ले डूबी। अब मार्केट में एविएशन इंडस्ट्री का मार्केट तो बढ़ते जा रहा है, बाहर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है भाई, थ्रेट भी नहीं है उसको कोई, सेकंड नंबर पे एयरलाइंस थी, फिर भी मैनेजरल एबिलिटी ना होने के कारण वीकनेस इतनी बढ़ गई कि उसको कंपनी बंद करनी पड़ी। इसलिए स्वॉट एनालिसिस करेगा भाई तो तेरे को ये 5 चीजों का ख्याल रखना है, पास्ट स्टडी ऑफ पास्ट अकाउंट एंड रेशियोज, प्रोडक्ट पोजीशन एंड प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैश एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड मैनेजरल एबिलिटी। ठीक है, 5 चीजों का ख्याल रखना है। इनफैक्ट तुम आंसर में इतना नहीं लिख पाओगे तो 1-2 पॉइंट तो एटलीस्ट लिख देना, क्योंकि हम स्वॉट एनालिसिस पे आधा पेज तो भर सकते हैं, आधे से ज्यादा पेज भर सकते हैं। अच्छा, इंटरनल फैक्टर कौन कौन से वापस बोलना? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्ट्रेंथ के। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? दिस इज इंटरनल इन कैरेक्टर, दिस आर द कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन एंड आउटसाइड, सर आउटसाइड वर्ड क्यों आ गया? आउटसाइड तो एक्सटर्नल होता है ना। कैसे सर, गलत लिखा क्या आपने? वो नहीं, गलत तो लिखा नहीं होगा, क्योंकि मेरे को करेक्शन करने में जान पे आता है, इसलिए मैं लिखता हूं एक ही बार सब सही लिखता हूं। चला सांगा। समझो मयूरेश, अपन मयूरेश बनाते हैं, रुको मयूरेश की ड्राइंग बनानी पड़ेगी। मयूरेश आज ये कलर के कपड़े तू पहन के आया है, मैच भी करेगा। मयूरेश के हाथ हैं, अरे रुको ना रे, तुम समझो थोड़ी देर, भावनाओं समझो मेरी। क्या हो गया? अरे रुकना, पहले बनने तो दे। अरे रुको, अभी बन जाएगा, तुम 2 मिनट पेशेंस रखो। इसको बेल्ट भी तो पहना दूं मैं। ये इसने वड़ा पाव नहीं रखा है यहाँ पे, उसके मसल से ये। मयूरेश के बाल, अरे कर रहा है, ठीक है। ये मयूरेश स्ट्रांग दिख रहा है तुमको? बहुत दिख रहा है? हाँ बोलो हाँ, मयूरेश स्ट्रांग दिख रहा है, ये इसकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, पर इसके कारण ये बेचारा अथर्व डरता है। अथर्व डर रहा है उससे, तो ये आउटसाइडर्स को भी अफेक्ट करती है। तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर तो है, ये तुम्हें ऊपर ले जाएगी, लेकिन बाकी लोगों को दबा भी देगी। देखो ये डर गया कैसे, तो अभी एक हाथ पड़ गया ना, यहां पे फांसी भी लटका सकते हो तुम, कोई बात, ठीक है। तो ये वर्ड सही है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। खुद को तो अच्छा लगता ही है ज्यादा मसल्स बना के, लेकिन बाकी लोगों को भी देख के अच्छा लगता है, हाँ वाह अच्छा दिख रहा है इंसान, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल्स तुम्हें कोट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। देखो, फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई एक कंपनी अगर फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं लड़की, लड़की नहीं मतलब तुम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसका मतलब क्या है? सर पैसा है ना? अच्छा, ये पैसा तुम्हारा है क्या पूरे गांव का है? तुम अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी बताती हो, तुम पूरे गांव का पैसा गिन के बताती हो, अपना पैसा गिनती हो? अपना। तो ये इंटरनल फैक्टर अच्छी बात है बुरी बात है? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है, तो स्ट्रेंथ में आ गया ना।
काय को मना कर रही कि स्ट्रेंथ में नहीं आएगा? आएगा स्ट्रेंथ में। दूसरा देखो, गुड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिक्स, तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, इसलिए स्ट्रेंथ है। फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बढ़िया। कॉस्टिंग पढ़ा है तुमने, कोई भी कंपनी का जनरली फुल यूटिलाइजेशन होता ही नहीं है, अंडर यूटिलाइजेशन ही होता है, तो फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, अच्छी बात है। लोकेशन एडवांटेज, अच्छा भैया लोकल एडवांटेज कैसे मिलता है, लोकेशन एडवांटेज कैसे मिलता है? डोर पुल कर लेना। लोकेशन एडवांटेज क्या होता है? ये लोकेशन एडवांटेज मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल पुणे में जो धंधा चलता है इस चीज का, ये फ्लैट वगैरह बेचने का, ठीक है, क्यों चल रहा है? प्रेस्टीज पॉइंट के पास 5-5 हजार रुपए में एक 1 BHK में, एक 3 BHK में कितने लोग रहते हैं मालूम क्या तुमको? तुमको भी मालूम होगा, तुम भी आसपास ही रहते हो ना, कितने लोग रहते हैं? 3 BHK 24 सुना है मैंने, हाईएस्ट फिगर 24। मतलब आपस में जिला घोषित कर दो उसको, इतना ही बाकी रह गया है। 24 लोग, चलो अपन ऑन एन एवरेज 20 भी मानते हैं। मतलब एक फ्लैट का रेंट अगर वो लैंडलॉर्ड को 30,000 देते हैं, यहां पे सबलेटिंग चलती है, बीच में ब्रोकर्स रहते हैं, इनका फ्लैट नहीं रहता, तो बीच में अगर मान लो 30,000 भी दे दिया उसने, 30 क्या 40 दे दिया, 50 भी दे दिया, तो भी इनकम 1 लाख है, फैसिलिटी तो कुछ देनी नहीं है। तो लोकेशन का एडवांटेज उठाते हैं वो, कि प्रेस्टीज पॉइंट पास में है तो सारे स्टूडेंट्स को कन्वीनियंट रहेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ के प्रेस्टीज पॉइंट के पास के जो हॉस्टल्स है ना, उसकी एक खासियत है, तुम अकेले भी रहो तो तुम्हें अकेला फील नहीं होगा वहां पे, है ना? नहीं नहीं, तुम जो सोच रहे वैसे नहीं, दूसरी तरीके से। जब तुम तन्हाई में बेचारे पढ़ाई कर रहे होगे, तुम्हें लग रहा होगा कि सब लोग मेरे दोस्त यार सब बाहर चले गए, तब भी तुम्हारे साथ एक प्रजाति रहेगी, बेडबग्स, क्या बोलते हो जिसको तुम? खटमल बोलते हो। तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, यहां पे तुम्हें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री 5,000 से 6,000 तुमको बेडबग्स मिलते हैं, जो हर 6 महीने में प्रकट हो जाते हैं। जैसे अटेम्प्ट आता है ना, वैसे बेडबग्स भी आ जाते हैं, कभी देखना। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, तेरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है, तेरे लिए तो स्ट्रेंथ है। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई दादा मामा नेता पुढ़ारी अपने से हफ्ता लेने नहीं आता, अच्छी बात है। गुड परफॉर्मेंस इन प्रोडक्ट एंड सर्विस, गुड रॉ मटेरियल बेस, इंसेंटिव फ्रॉम गवर्नमेंट, गुड रिलेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजिकली रिच विथ एक्सपर्टीज। ठीक है, तो ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं ये कौन से हैं? ये इंटरनल है, सो दे आर स्ट्रेंथ। अब वीकनेसेस में क्या हो सकता है? अंडर यूटिलाइजेशन, हाई डेट, तुम्हारा यहां पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रांग था, यहां पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खराब है, डेट बहुत ज्यादा है। पुअर प्रोडक्ट मिक्स हो गया, लैक ऑफ मैनेजरल स्ट्रेंथ, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट मतलब तुम्हारी इंडस्ट्री स्टेबल ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होती रहती है, कुछ ना कुछ कांड ही होते रहते हैं। समझते क्या वर्ड इंडस्ट्रियल अनरेस्ट? सुना है क्या, कभी यूज किया है? नहीं, यूज नहीं किया होगा, पर सुना है क्या? ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल सोर्स एट अ डिस्टेंस, यानी कि तुमको पता चला तुम्हारा रॉ मटेरियल आ रहा है दिल्ली से, कोंकण से, और क्या बोलते हैं अपने केरल वगैरह से आ रहा है, तो तुम्हारा रॉ मटेरियल तुमसे बहुत ज्यादा दूर है। ये तुम्हारे लिए वीकनेस है कि अगर मान लो बीच में कोई भी स्टेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, समझो केरल है, ठीक है, अभी केरल में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो सडनली मेरा रॉ मटेरियल पे अफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इन बिटवीन जहां से वो गुड्स आता है, इन बिटवीन रोड पे अगर कोई स्टेट में प्रॉब्लम हो गई, जैसे अभी कोल्हापुर का रास्ता बंद था, अगर सेम वैसी प्रॉब्लम हो गई तो जितना ज्यादा दूर रहेगा मेरे से रॉ मटेरियल, मेरी वीकनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि तुम पुराने प्रिमिटिव स्टाइल से, वो एसबीआई वाली आंटी देखी क्या तुमने? एसबीआई की आंटी गए हो कभी, मिले उनसे? एसबीआई में पैसा जमा करने गए हो? एक आंटी रहती है, हाँ, वो पहले तो खुजाएगी, ऐसे ऐसे करती है, फिर एक, अरे ये हाथ से खुजाए रे, वो हाइजीन मेंटेन करती, खुजाना इस हाथ से, नोट गिनना है, वो क्या ऐसे करेगी, 1 2 3 4 5, उसके सामने ना मतलब इंसान गन लेकर भी खड़ा हो जाए, जब तक उसकी काउंटिंग खत्म नहीं होगी तब तक वो यकीन नहीं करेगा, और उसके बाद होने के बाद वो वापस से वहां पे मशीन रहती है उससे काउंट करवाएगी। भरोसा ही नहीं आया एसबीआई वालों को किसी पे। ऐसा क्यों लगता है तुमको करते होंगे? कभी कभी क्या वो मशीन गिन रही है ना, जितना उसने लिख कर दिया है, और यहां पर मशीन ज्यादा काउंट तो कर नहीं सकती, मशीन तुमको मालूम है कम काउंट करती है, कई बार मशीन कई बार कम काउंट करती है। हाँ, तो सामने वाले ने 100 नोट तो गिन के लाएंगे, उसने भी थूक लगा लगा के गिना है, चिपकता क्यों है? सब थूक लगाते रहते हैं उसके ऊपर, चलो चिपक गया। सामने वाले ने तो प्रॉपर गिना है, तुम 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तुमने कम से कम 200 बार गिना होगा उसको, बराबर, मानती कि नहीं? ठीक है,
तो कम होने ज्यादा होने का तो सवाल नहीं है, कम हो सकता है। अभी कम है तो मशीन में डालेंगे तो मशीन में और कम आएगा, मशीन कभी ज्यादा तो दिखाएगी नहीं, क्योंकि 2 नोट चिपक भी गए तो भी इन लोगों को भरोसा नहीं होता, ये चेक करते ही करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि नोट ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए वो करते हैं, क्योंकि लोग वापस बाद में आते हैं, अरे हमने इतना दिया था, इतना दिया था, फिर बैंक वालों को बोलते तुम गिनते नहीं हो क्या, तो लोग बहुत तंग करते हैं, इसलिए ये लोग गिनते थे ऐसे। ओके, कंपटीशन, वॉर एंड ग्लोबल थ्रेट, ये पॉइंट गलत लगता है, मैं पर्सनली बोल रहा हूं, आई फील दिस पॉइंट इज रॉन्ग। ग्लोबल थ्रेट, ग्लोबल थ्रेट इज योर वीकनेस? नो, इट इज अ थ्रेट। क्या लगता है? ग्लोबल जो थ्रेट आ रही है तुम्हारे पास, समझो चाइना में वॉर हो रहा है, उसके कारण तुम्हारे रॉ मटेरियल को प्रॉब्लम आ रही है, अब ये तुम्हारे कारण थोड़ी हो रही है, तुम्हारी कंपनी के कारण थोड़ी हो रही है, तो ग्लोबल थ्रेट आइडली अपॉर्चुनिटीज, सॉरी थ्रेट में जाना चाहिए था। सिमिलरली यहां पे तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में बोल रखा है, ये तुम रीड कर लेना, एग्जाम में अपने को यूज नहीं करना रहेगा। इनफैक्ट स्वॉट एनालिसिस पे क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली तुमको क्या लिखना है, स्वॉट एनालिसिस मींस द स्कैनिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आती है, एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आती है। Okay, then we have to write about how to appraise strength and weakness using this 5 points: study of past analysis, past records and ratios. दूसरा है position, product position and product mix. तीसरा है cash and financial structure. Next है cost structure and managerial ability. ठीक है, और strength के बारे में लिख देना, strength means the internal ability of an organization. Weakness means internal disability of an organization. Opportunities means, opportunities के लिए क्या लिख सकते हो? External क्या? नहीं, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को समझाने के लिए क्या पॉइंट लिखोगे? जैसे इंटरनल के लिए मैंने बोला, उसे एक्सटर्नल के लिए क्या बोलोगे? इंटरनल एबिलिटी इज द स्ट्रेंथ। अपनी लैंग्वेज में बताओ, अपॉर्चुनिटी क्या है तुम्हारे लिए? अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। नहीं, तूने एग्जाम्पल दे रहा है, अपॉर्चुनिटी को शॉर्ट में समझाना है तो इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर विच गिव एडवांटेज टू द कंपनी। थ्रेट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर विच गिव्स। तुम मुझे एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं तुमसे एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि स्ट्रेंथ के अंदर क्या लिखोगे। मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें पॉइंट लिखना है, स्वॉट एनालिसिस पे क्वेश्चन आया तो इतने में नहीं छोड़ सकते, तुम्हें लिखना पड़ेगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ मींस इंटरनल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वीकनेस मींस इंटरनल डिसेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अपॉर्चुनिटी मींस एक्सटर्नल 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 एडवांटेज लिख सकते हो, ठीक है। और वीक थ्रेट्स के लिए क्या लिखोगे? नहीं जमा तो वही लिख देना, क्योंकि यहां पे डेफिनेशन नहीं दी है तुमको, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हो कुछ भी, लिख लोगे क्या? यहाँ पे 20-20, 30-30, 40 एग्जाम्पल के करीब दिए। देखो यहाँ पे 12 + 10, 22 + 9, 31 + 10, 41 एग्जाम्पल दे, तुम कोई भी पिक कर सकते हो उसके अंदर। समझ ला क्या रे? चलो आगे बढ़ते हैं। स्वॉट एनालिसिस मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है। अच्छा, कुछ स्वॉट एनालिसिस के और पेस्ट के मिला के कुछ ड्रॉबैक्स है। पहला, देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं बोल रहा हूं जाओ करो स्वॉट एनालिसिस और पेस्ट एनालिसिस, सारी सिचुएशन का एनालिसिस हो जाएगा। क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ? है ना? तो ये सिंपल लगता है लेकिन इट इज एक्चुअली हार्ड। पहला पॉइंट वही बोल रहा है, बोथ द स्वॉट एनालिसिस एंड पेस्ट एनालिसिस आर सिंपल एंड इजी टू लिस्ट। इजी टू लिस्ट मतलब इजी टू राइट द रेलेवेंट फैक्टर बट हार्ड टू इंप्लीमेंट फुली। इजी टू ड्राफ्ट बट एक्चुअली डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। समझा क्या ये? हाँ, स्वॉट एनालिसिस करने के लिए ना तुम्हें बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, ये एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट टेक्स टाइम एंड रिसर्च टू कंप्लीटली एनालाइज द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, क्या का बिजनेस करना चाहते हो? काय का बिजनेस करना चाहते हैं? कोई नया बिजनेस। तुम दोनों ने बिजनेस बदला क्या? दोनों लड़कियों क्या क्या कर दिया? अब हम 21 दिन में पैसा डबल करके देने वाला बिजनेस खोलेंगे, जिसमें हमारा पार्टनर बनेगी हमारी अनुराधा। अब अनुराधा कौन है?
हाँ, फिर हेरा फेरी वाली अनुराधा मालूम क्या तुमको, 21 दिन में पैसा डबल करके देती है, तुम भी वो बिजनेस करो। बाकी अपने पास तो मयूरेश है ही वसूली के लिए, अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो। क्या बिजनेस सोचा तुम लोगों ने? समृद्धि और वसुंधरा ने क्या करेंगे? स्मगलिंग। हीरे की स्मगलिंग। ड्रग्स बेचेंगी। तुम्हें मैंने कल बिजनेस बताया तो तुम वापस भूल जाती हो। मिरज में फ्लरिशिंग बिजनेस है वो, कस्टमर्स भी बहुत है अपने पास। मानती नहीं तुम, मान जाओ मेरी बात। मिरज में मस्त एक मेंटल असाइलम है। हाँ, आजकल आशिक भी बढ़ चुके हैं। वो अपने कौन सी मूवी देखी, धमाल मूवी देखी क्या? धमाल में रहता है, क्या नाम रहता है वो लड़की का? वो एक छोटा सा सीन है, वो लिफ्ट मांगता है उससे, शबनम। ऐसे एक्टिंग मस्त करता है, शबनम छोड़ के चली गई और शबनम भी आगे उसमें रहती है। चलो जो भी है, आजकल स्कोप बढ़ रहा है उसका। ये गलती से लड़की अपने को मिरज की ट्रिप पे लेकर चली गई, पता चला, और वहां पे भर्ती भी करवा दे, और अपन सब लोगों। हाँ, तो यही बोला ना, बिजनेस है। देखो वो बोल भी रही है ले जाएगी, ये अपने को बोलेगी ट्रिप पर ले जा रही हूं तुम लोगों को। देखो सीधी बात है, इवैल्यूएट करने बैठे हम, अगर अपना स्कैनिंग करने बैठ गए तो सारे लक्षण हैं अपन में। सुबह बिना किसी कारण 8 बजे आ जाता है, सब कोई 8 बजे आ जाता है, ऐसा नहीं कोई लेट आए 1-2 घंटा तड़ी मारे छुट्टी मारे, नहीं, आ जाते हैं। दिन भर घर पे जब पढ़ते रहते हैं, कॉरिडोर में पढ़ रहे थे ये लोग, तो कॉरिडोर में पढ़ रहे थे, मतलब अपने लक्षण क्या है कि सामाजिक नहीं रहे अपन, ठीक है, अपन लोगों के बीच में रहने वाले नहीं है, तो अपने को अपने जैसे ढूंढने पड़ेंगे। कितने मिलते वैसे? सिर्फ, मतलब ये बिजनेस वॉल्यूम पे खेलना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, 1 2 3 4 5 6 कम 5-10 हजार तो हो जाएगा, 500 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखो सप्लाई करने गई, पता चला तुमको ही अंदर ले लिया उन्होंने, वो भी बात है। वसुंधरा बच के रहो, तुम्हारी पार्टनर बहुत बेकार है, ठीक है। सो समझो कोई भी तुम बिजनेस कर रहे हो और तुम्हारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, तुम स्वॉट एनालिसिस करने गए, तो स्वॉट एनालिसिस कोई फोकट में तो करके नहीं देता, या तो तुम करने गए तो तुम्हारा टाइम बहुत लगेगा, रिसर्च बहुत लगेगा, और दूसरी बात पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो ये ड्रॉबैक है। पहला इजी लगता है लेकिन डिफिकल्ट है, दूसरा इट टेक्स टाइम एंड रिसर्च, तीसरा स्वॉट एनालिसिस माइट नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द रिजल्ट फॉर ईच एंड एवरी फैक्टर। यानी कि स्वॉट एनालिसिस से तुम सारी स्ट्रेंथ और सारी वीकनेस, सारी अपॉर्चुनिटी, सारी थ्रेट, सारी आइडेंटिफाई कर लोगे क्या? नहीं, यहाँ पे तो 40 फैक्टर सिर्फ रैंडम दे रखे हैं, तुम्हारी कंपनी में 400 फैक्टर प्ले कर सकते हैं रोल। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास की ओवरऑल बात करें अपन, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ मतलब तुम लोगों की पावर क्या है, वीकनेस क्या है तुम लोग खुद नहीं बता सकते। तुम्हारी अद्भुत शक्तियां, छुपी हुई काबिलियत इतनी छुप गई है कि वो तुमको ही नहीं दिखती है कि नहीं? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी हमेशा पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं बता पाती है। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब होता है इसमें तुमको बहुत ज्यादा नॉलेज और स्किल की जरूरत पड़ती है। डिड यू गेट दिस? 4 पॉइंट कौन कौन से बोले? इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड बट इट इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। दूसरा, इट टेक्स टाइम एंड रिसर्च। तीसरा, इट मे नॉट प्रोवाइड फुल रिजल्ट। चौथा, इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। It requires expertise which would analyze all possible threat and weakness and turn them into strength and opportunity. क्या बोल रहे हैं? अगर स्ट्रेंथ तुमने आइडेंटिफाई कर ली तो, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर ली तो, थ्रेट आइडेंटिफाई कर ली तो क्या करेगा? वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली तो क्या करेगा? तो बोल रहा है अगर इसको टर्न करना है, तुझे तेरी स्ट्रेंथ है बढ़ाना है, वीकनेस कम करना है, अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी है, और जो थ्रेट्स है उसको डॉज करना है, तो तेरे को एक्सपर्टीज, बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड रहेगा। एक्सपर्टीज यानी कि स्किल्स रिक्वायर्ड रहेगी। 4 पॉइंट वापस से बोलोगे बिना देखे, कोशिश तो करो। सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू लिस्ट बट डिफिकल्ट टू और हार्ड टू इंप्लीमेंट। नेक्स्ट, इट टेक्स टाइम एंड रिसर्च। थर्ड, नहीं चलो एक्सपर्टीज बोल दिया, वो 4th पॉइंट था एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज किस लिए? जो आपकी स्ट्रेंथ है
वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है उनका कन्वर्जन के लिए। लास्ट, इट मे नॉट प्रोवाइड द फुल रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड, जो रिजल्ट था। लिखते जाओ एक एक पॉइंट लिखो। व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस? व्हाट आर दी, हाँ पेस्ट, हाँ पेस्ट का नीचे आने वाला है सिर्फ एक पॉइंट, तो लिख दो व्हाट आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस एंड पेस्ट एनालिसिस। लिखा? क्या क्या पॉइंट लिखा मेरे को एक बार बताओ। सिर्फ तुम्हें पॉइंट लिखे, बुलेट्स लिखो। सिंपल टू लिस्ट, डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट और हार्ड टू इंप्लीमेंट। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड रिसर्च। अब रिसर्च से ही तुमको स्ट्रेट अवे पॉइंट याद आना चाहिए, एक्सपर्टीज। मोबाइल गिर गया, तू नहीं, लगा मोबाइल गिरा। थर्ड पॉइंट लिखना, जो तुम्हारा भी फोर्थ बनेगा। SWOT analysis might not provide result for each factor। यानी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली, वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली, थ्रेट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, मैं पैसा देने के लिए भी रेडी हूं, सारी चीजें कंज्यूम, रिसोर्स कंज्यूम करने के लिए भी रेडी हूं, फिर भी मैं सारे के सारे फैक्टर का एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा हो सकता है क्या? एक एग्जांपल देता हूं। मैं एविएशन इंडस्ट्री में था, एविएशन मतलब प्लेन उड़ाता था, तो मेरा प्लेन बहुत अच्छी सर्विसेज देता था, मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, वीकनेसेस थी थोड़ी बहुत, वो एलिमिनेट करना चालू कर दिया। मैंने स्वॉट एनालिसिस करवाया, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चालू किया, वीकनेसेस को कम करना चालू किया, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, लोग बहुत ज्यादा फ्लाई करते हैं इधर उधर, और मार्केट में जब ये एविएशन फ्यूल का रेट कम हो जाएगा तो मैं सस्ते में फ्लाइट्स उड़ा सकूंगा, और इसके कारण कस्टमर मेरे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी दे। पर मैं थ्रेट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, क्यों? मैंने स्वॉट एनालिसिस किया ही इसलिए क्योंकि मेरा बिजनेस गिर रहा है, स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस गिर रहा है, तो मैंने स्वॉट एनालिसिस करवाया। मैंने पता किया कि हाई क्वालिटी इंटरनेट का नेटवर्क बढ़ने के कारण मेरी एविएशन इंडस्ट्री नीचे गिर रही है? हाई क्वालिटी इंटरनेट के कारण एविएशन इंडस्ट्री की डिमांड गिर रही है। कभी सोचा भी होगा तुमने ये दो फैक्टर लिंक हो सकते हैं? समझो तुम प्लेन उड़ाने वाली कंपनी हो और हाई स्पीड इंटरनेट डेवलप हो गया है, उसके कारण तुम लोगों का बिजनेस गिर रहा है। और मैं बता दूं जिसको मालूम नहीं हो, ये इंटरनेट पे नहीं चलता है, अपना ये जो प्लेन है ना, इंटरनेट वगैरह पे नहीं चलते हैं, उनको जरूरत नहीं है उस चीज की। तो इंटरनेट इतना स्ट्रांग हो गया और इनका बिजनेस गिर गया। प्लेन में क्या ट्रैफिक बे? एग्जैक्टली जो बिजनेस क्लास है सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनसे ही आता था। तो पहले क्या करते थे, वो लोग जाते थे बोर्ड मीटिंग के लिए, तुम्हें मालूम हुआ कंप्लायंस फॉलो करने के लिए उनको बहुत मतलब सुबह जाना पड़ता, शाम को आना पड़ता, तो एक प्लेन के थ्रू जाने का ही उनके पास ऑप्शन रहता था। अभी क्या करते हैं, वीसी वीडियो कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, तो उसके कारण एविएशन इंडस्ट्री गिर रही है। अब ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है, पर ये थ्रेट आइडेंटिफाई करना नामुमकिन था। तो यहां पर ही पॉइंट में यही बोल रहे हैं, इट मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड रिजल्ट फॉर ईच फैक्टर। हर फैक्टर का रिजल्ट प्रोवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। समझा? नेक्स्ट,
नेक्स्ट लिखो, नहीं नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज एंड कैपिटल टू परफॉर्म द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव आउटकम कैन नॉट बी ऑलवेज गारंटी। ये क्या बोल रहे हैं, सारा पैसा वगैरह डालने के बाद भी पॉजिटिव आउटकम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे एविएशन इंडस्ट्री का मैंने अभी एग्जांपल दिया, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट सब पता चल गया, लेकिन क्या फायदा हुआ उससे? क्या वो मैं इंटरनेट बंद करवा दूं या प्लेन उड़ाना बंद कर दूं? तो फायदा हुआ क्या इस चीज का? तो ये बोल रहे नहीं, पॉजिटिव आउटकम हर बार निकल के आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखो हम अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, थ्रेट को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं। कैसे करोगे एलिमिनेट, बताओ मुझको थ्रेट को तुम। अब तुम बोलोगे सर सस्ती कर देंगे टिकट, लेकिन जो उसका फोकट में काम हो रहा है, उसका टाइम बच रहा है, घर पे कन्वीनियंटली बैठ के कर रहा है, वो क्यों उड़ेगा, क्यों जाएगा, है ना? तो ये थ्रेट को एलिमिनेट करना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हमेशा रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं। सो ये भी ड्रॉबैक है, स्वॉट एनालिसिस से हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, गारंटी नहीं है भाई। समझा क्या? लिखो, पॉजिटिव रिजल्ट नॉट गारंटीड ऑलवेज, पॉजिटिव रिजल्ट नॉट गारंटीड ऑलवेज। ठीक है, पेस्ट एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, पेस्ट एनालिसिस इंटरनल है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। स्वॉट एनालिसिस इंटरनल है एक्सटर्नल है? सर वो दोनों है। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दोनों में एक्सटर्नल फैक्टर आता है? क्या मैं कह सकता हूं मैक्रो फैक्टर्स उसमें रोल प्ले करते हैं? सो कैन आई से मैक्रो फैक्टर्स, सिंस मैक्रो फैक्टर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, पेस्ट एंड स्वॉट एनालिसिस मे नॉट प्रोवाइड द सेम रिजल्ट ऑलवेज। मैं मतलब क्या बोल रहा हूं, पेस्ट एनालिसिस के अंदर क्या होता है, मैक्रो एनवायरमेंट का एनालिसिस, एक्सटर्नल फैक्टर, सॉरी पेस्ट एनालिसिस में हाँ एक्सटर्नल फैक्टर का एनालिसिस होता है। स्वॉट में भी एक्सटर्नल का होता है, उसमें इंटरनल का भी होता है, पर मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं। मींस दे आर प्रोन टू दिस मैक्रो फैक्टर विच इज अनसर्टन। लिखो, मैं जो पॉइंट बोलता हूं वो लिखो तो समझेगा तुम्हें। पेस्ट एंड स्वॉट बोथ कंसिडर्स, pest and SWOT both consider, pest and SWOT both consider macro factors oblique external factors, macro factor oblique external factor which are uncertain and change constantly, which are uncertain and change constantly. फॉर एग्जाम्पल, लिखना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूं रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में कि पेस्ट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म बोलेगा कोई? पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल। अभी देखो पी जानना था मुझे। ये फैक्टर होता है एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल ऐसा अज्यूम करते हैं कि नरेंद्र मोदी 3 कंट्री के टूर पर गए हुए हैं, अभी बाहर ही हैं वो, और कल अरुण जेटली की तुमको मालूम है जो हुआ, ठीक है? तो हो सकता है वो अपना टूर कैंसिल कर दे। अब कोई वो घूमने तो गए नहीं है, वो कंट्रीज के साथ रिलेशन सुधारने गए। अब नेक्स्ट मीटिंग पता नहीं उस कंट्री के साथ कब शेड्यूल होगी और कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करने गए थे वहां पे। तो वो इंपॉर्टेंट मैटर समझो एविएशन इंडस्ट्री के लिए था, तो अब ये मैटर 1-1.5 साल बाद डिस्कस होगा। तो एक्सपेक्टेड था कि पॉजिटिव आउटकम अभी आ जाएगा, लेकिन आ नहीं सका। क्यों? क्योंकि अनसर्टन फैक्टर्स था जो हमारे कंट्रोल में था, चेंज हो गया सडनली। तो स्वॉट और पेस्ट एनालिसिस कर भी ले तू कितना, लेकिन वो अनसर्टन है, तुरंत चेंज हो जाते हैं। एनालिसिस करके तुझे सिचुएशन निकाल ली कि एविएशन इंडस्ट्री अच्छी होने वाली है क्योंकि मोदी जी बाहर मिलके आने वाले हैं लोगों से, पर सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया जो मेरा हाथ में नहीं था। सो आई कैन आई से पेस्ट एनालिसिस एंड स्वॉट एनालिसिस बोथ आर अनसर्टन बिकॉज मैक्रो फैक्टर्स आर प्लेइंग रोल इन दैट। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्वॉट एनालिसिस इज कंसर्न। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहां पे कुछ ड्रॉबैक नहीं बताया उन्होंने। Here they are saying कि SWOT analysis is better than pest analysis. Can you tell me the reason why SWOT analysis is better than pest? Yes, exactly. SWOT analysis consider internal, external both, while pest analysis consider only external factor. SWOT analysis is concerned the best because it focuses on internal and external factor both, while the pest analysis focuses only on external. ये समझाने की जरूरत नहीं है. Some top companies like Ford, Microsoft, Sony prefers monthly SWOT analysis as their market are expanding and growing every month and they consider internal factor of the company important. ठीक है, इन्होंने बस एक एग्जांपल दे रखा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनी का मार्केट
मार्केट इतना बढ़ रहा है ना कि ये पेस्ट एनालिसिस को इनसफिशिएंट मानते हैं, स्वॉट करते हैं। और मजे की एक बात बता दूं, स्वॉट का मतलब क्या, स्ट्रेंथ वीकनेस, ये तो इंटरनल हो गया। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट आइडेंटिफाई करने के लिए पेस्ट ही करना पड़ता है, इनफैक्ट पेस्ट नहीं पेस्टल करना पड़ता है। तो कहना है से स्वॉट के अंदर ऑलरेडी पेस्ट इंक्लूडेड है। समझा क्या? एक बार मैं बोर्ड पे दिखा देता हूं, कोई पॉइंट नहीं समझा तो मुझे बताओ। चलो नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। ये वर्ड सुने लायक है किधर तुमने? कल ही बताया क्या मैंने? शेह मेरे से कोई राज रखा ही नहीं जाता। पोर्टफोलियो एनालिसिस मीन्स अ बंडल, अ बंडल। ये किसके लिए यूज करते होंगे? मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए यूज करते होंगे। अच्छा, मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज क्या रहती है? कोई एक एग्जांपल लो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, तुमको मालूम होगा वैसे तो। आईटीसी तो बहुत बहुत बड़ी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। छोटा सा, हाँ, टाटा के अलावा छोटा सा बोलो जो तुम बता सको, जिसके 4 प्रोडक्ट में को, जिसमें प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल दोनों तुम बता सको।
बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हो, उसमें तो हजारों प्रोडक्ट आते हैं। मेरे को थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल आईटीसी भी करेक्ट है, टाटा भी करेक्ट है और एचयूएल भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। तुम मेरे को 4 प्रोडक्ट बताओ उनके, चलो कोई भी कंपनी लो। चलो हाँ पतंजलि, मैं तो पतंजलि का ही एग्जाम्पल लेने वाला था वैसे। तुम्हारा ग्रोसरी स्टोर भी है ना? ग्रोसरी स्टोर भी है ना किसका? हार्डवेयर है, ग्रोसरी वाले नहीं है। तुमको नॉलेज है क्या बिजनेस का, हार्डवेयर का? है? एसी लाइन फैन कोटेशन दे देना, एक पता कर देना। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, तुमने अपन छोटे किराने की दुकान का एग्जांपल लेते हैं। नहीं चलो नीचे एके एंटरप्राइज देखा क्या सबने? एके एंटरप्राइज का अपन है। अब एके एंटरप्राइजेस क्या क्या बेचता है? स्टेशनरी, ठीक है। ईडेबल्स की स्पेलिंग क्या होती है? ईडी, ईडेबल्स खाने की चीज को क्या है? ईडी, ईडीआई, ईडेबल्स, ठीक है। अब मेरे स्टूडेंट्स, तुमने बताया मेरे को नहीं मालूम, हाँ बराबर है क्या? उसने बताया, मेरे को नहीं आ रही थी, स्पेलिंग वीक है मेरी। स्टेशनरी बेचता है, और क्या बेचता है ये? हाँ जेरोक्स, नहीं स्टेशनरी मैं तेरे को सेगमेंट अलग बताता हूँ बाद में। जेरोक्स यानी कि वो सिर्फ प्रिंटिंग 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 निकाल के देता है, ये खुद करता है, ये बाहर का लाया प्रोडक्ट बेचता है। और क्या बेचता है वो? पेन ड्राइव्स बेचता है, तुम्हें मालूम है पेन ड्राइव, लेक्चर्स भी बेचता है वो क्लासेस के। अब ये हो गया मल्टी मॉडल, मल्टी प्रोडक्ट है, इसके अंदर मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस है, इसका पोर्टफोलियो एनालिसिस करना पड़ेगा। अब जरा एनालिसिस करके देखते हैं एके वाले ने क्या करना चाहिए। क्या एके वाले ने जेरोक्स का सेगमेंट चालू रखना चाहिए? वो तो 30-30 पैसे में एक जेरोक्स करके देता है, क्या उसको ये जेरोक्स का सेगमेंट चालू रखना चाहिए या नहीं? कितने लोग बोलते हैं हाँ? उसने कारें खरीद ली, करोड़ों की इनकम सिर्फ उसकी ये जेरोक्स मशीन से है, तो ये उसका टॉप का बिजनेस है। अब बताओ स्टेशनरी उसने रखनी चाहिए क्या? स्टेशनरी क्यों रखनी चाहिए? स्टेशनरी में तो मार्जिन कम है। एक तो सर उसका लोकेशन है, प्लस दूसरी बात कस्टमर को जेरोक्स के ज्यादा ये सारी चीजों से खींचा जाता है, ठीक है। तो स्टेशनरी में मार्जिन भी अच्छा है। पहले वो नवनीत सुंदरम की बुक्स बेचता था, अब खुद की ब्रांड में बेच रहा है, अब ज्यादा कमा रहा है, उसके अंदर मार्केट खींचा उसने, तो सर स्टेशनरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या पेनड्राइव वगैरह इंपॉर्टेंट है उसको बेचना? नहीं, तुम लोगों को अगर मालूम ही नहीं है पेन ड्राइव नहीं बेचता, तो एक तरह से समझो मार्केट को ही मालूम नहीं है, तो उसके लिए पेन ड्राइव नहीं बेचना चाहिए। माय क्वेश्चन इज क्यों नहीं बेचना चाहिए? क्या एफर्ट्स है उसके अंदर एडिशनल? कस्टमर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं है, कितनी जगह लग रही है? अरे इतने से बॉक्स में करोड़ों की पेन ड्राइव रखी जा सकती है। नहीं वैसा नहीं होता आजकल पेन ड्राइव के फॉर्मेट में, शायद में नहीं 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 ऐसा नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसा करते हैं ये लोग। तुम पेन ड्राइव वहां बाय करने गई ना, तो ऑनलाइन डाउनलोड की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, तो वो बोलते हैं 10 मिनट में आना, वो तुरंत डाउनलोड करके उसमें डाल के दे देते हैं। सो पेन ड्राइव ऑलवेज अपडेटेड। इनफैक्ट ये सेगमेंट इसका एक दिन टॉप पे चला जाएगा। टॉप पे तो नहीं कह सकते, सेकंड पे रह सकता है, स्टेशनरी को बीट कर सकता है। क्या ईडेबल्स रखने चाहिए उसने? अब तुम जरा सोचो, एडेबल्स में तुम कोई सस्ती आजू बाजू वाली ऐसी कोई लोकल ब्रांड का तो खाओगे नहीं, बड़ी ब्रांड का खाते हो, तो फिर वहां पे मार्जिन कम रहता है और स्पेस कितनी ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती है। तो क्या करना चाहिए उसने? एडेबल्स रखना चाहिए। उसका जेरोक्स सेंटर देखा क्या? जेरोक्स सेंटर से करोड़ों की इनकम है, और बाकी का जो पॉश जो इतना बना रखा है ना उसने, वहां से इनकम नहीं है। क्या करना चाहिए उसने? रखना चाहिए। तो उसकी स्ट्रेटजी यहां पर क्या रहेगी बेसिकली, कि बच्चा कुछ लेने आएगा तो देखेगा, देखेगा तो रेफर करेगा, रेफर करेगा तो नेक्स्ट टाइम आएगा। प्लस ऐसा भी होता है कई बार स्टूडेंट बोलता है चल एके वाले के पास से जाके कुछ खा लेते, तब तक जेरोक्स भी होता रहेगा। तो ये रीजन से इसके जो मल्टी प्रोडक्ट हैं उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा एके वाला तुमको मालूम है क्या, ये भी बेचता है गिफ्ट आर्टिकल्स।
ये नहीं भी बेचा उसने तो भी उसके बिजनेस पे कोई हैम्पर नहीं होने वाला। तुम्हें मालूम है हर संडे को क्या करता है, हर संडे को एक बड़ा बॉक्स लगा देता है जिसके अंदर पाउच डाल देता है, पाउच रहता है ना पेंसिल वगैरह, फ्री रख देता है बीच में कॉरिडोर में और बोलते हैं जिसको जो उठाना ले जाओ। स्टॉक क्लियरेंस का तरीका अभी भी खुला होगा तो वहां से देख लेना, वो ऐसा पड़े रहते हैं, वो बोलते हैं जिसको जो उठाना ले जाओ। थोड़े से डिफेक्टिव रहते पर फोकट में दे रहा है ना, और जितने चाहिए उठा के ले जाओ। फेंकने से अच्छा स्टूडेंट के अंदर देखो कैसे क्रिएट कर रहा है वो कि एक के वाले के पास ये मिलता है, तो उसने ये गिफ्ट वाला आर्टिकल बंद कर देना चाहिए। सिमिलरली बहुत सारी कंपनीज ऐसी रहती है जो अपनी टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर देती है कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जहां पे उन्हें अपनी टाइम और एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो एनालिसिस है। इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो मैं बोलूंगा कि यार मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, बट द रीजन इज द वन थिंग आउट ऑफ माय पोर्टफोलियो, दैट इज गिफ्ट आर्टिकल सेक्शन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, सो आई मस्ट टेक अ पोर्टफोलियो एनालिसिस। पूरे पोर्टफोलियो का एनालिसिस करूंगा एक एक एलिमेंट का और इसको बाहर निकाल दूंगा। समझ में आया? ज्यादा नहीं दिया तुम्हें पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में, इसलिए मैंने तुम्हें बस बता दिया। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज अ टर्म यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग मेथड ऑफ एनालाइजिंग अ प्रोडक्ट मार्केट पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग एम। सो इन शॉर्ट द एम ऑफ द पोर्टफोलियो एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई करंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and to identify the strategies needed to maintain the position, strong position and improve weakness। वापस क्या बोले, दो रीजन है। पहले तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करो, वीकनेस को कम करो, सॉरी वीकनेस को इंप्रूव करो, स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ। पोर्टफोलियो एनालिसिस क्यों करते हैं उन्होंने दो रीजन से बताया। पहला, ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लूं, स्ट्रेंथ को बढ़ाऊं या मेंटेन करूं, और वीकनेसेस को इंप्रूव करूं। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस का अल्टीमेट एम यही है। समझ में आया तुमको? कैन यू टेल मी ये इंटरनल है एक्सटर्नल है? ये इंटरनल एनालिसिस है या एक्सटर्नल एनालिसिस? पेस्ट तो जो था अपना पेस्ट एनालिसिस वाज एक्सटर्नल, ये इंटरनल है एक्सटर्नल है? ये इंटरनल है। कैसे पता चला? सर स्ट्रेंथ और वीकनेस का आइडेंटिफिकेशन है ना, सीधा समझ में आ जाता है कि ये इंटरनल फैक्टर का इवैल्यूएशन है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस इज डन विथ द एम ऑफ आइडेंटिफाइंग द करंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ और मेंटेनिंग द स्ट्रॉन्ग पोजिशन एंड इंप्रूविंग द वीक साइड। ये काम है, ये दो रीजन है उसके, बस इतना ही दिया है तुम्हें। अब इसके अंदर बोला है पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मिशन, विजन, वैल्यू सिस्टम, फ्यूचर ऑफ करंट बिजनेस, पोजीशन ऑफ पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, कंपनीज रिसोर्स, डिमांड सप्लाई कंडीशन, कॉम्पिटिटिव मूव्स, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी ऑफ पेरेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। तुम्हारा ना सब्जेक्ट बिजार है, कई बार कुछ भी डाल देते हैं। व्हेन वी लुक अबाउट, ऐसा लगता है कि ये इंटरनल एनालिसिस है क्योंकि स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करी, और जब फैक्टर्स बता दिए, आधे इंटरनल आधे एक्सटर्नल बता दिए। जरा देखो ये इंटरनल है, मिशन विजन इंटरनल है। वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम मालूम क्या होता है? वैल्यू सिस्टम ये होता है, इन शॉर्ट समझाता हूं, समझो तुम एक कार मैन्युफैक्चरर हो, तुम कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, साथ में टायर भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, साथ में उसकी कोटिंग भी कर रहे हो कार की, तो इसको बोलते हैं एक वैल्यू सिस्टम। ये तुम्हारा पूरा का पूरा चेन है ये बेसिकली, दिस इज वैल्यू सिस्टम। अगर तुम कार बना रहे हो और साथ ही साथ ये लाइट वगैरह पंखे भी बना रहे हो, तो यू आर आउट ऑफ द वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम मतलब एक प्रोडक्ट के स्टार्ट से लेकर मार्केट में आने तक जितने भी प्रोसेस हैं, दैट इज वैल्यू चेन। दिस इज फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स से कार, और इसकी जगह तुम बना रहे हो फर्नीचर, कुर्सी। तो यू आर आउट ऑफ द वैल्यू चेन, दिस इज योर डिफरेंट वैल्यू चेन, दिस इज योर ओरिजिनल वैल्यू चेन, यू आर आउट ऑफ वैल्यू चेन। ये कंपनी का इंटरनल फैक्टर है। फ्यूचर ऑफ करंट बिजनेस इंटरनल, पोजीशन ऑफ पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, ये आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिटिव फोर्स, कंपनी, ये 5 और 6 एक्सटर्नल है। कंपनीज रिसोर्स इंटरनल है। सप्लाई एंड डिमांड एक्सटर्नल, कॉम्पिटिटिव मूव्स इंटरनल, पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी ऑफ पेरेंट इंटरनल, बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल। सो आधे इंटरनल आधे एक्सटर्नल डाल दिए। सर आएगा क्या क्वेश्चन? आज तक तो नहीं पूछा है इसके ऊपर, ना ही वर्कबुक में, ना ही इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बना है अब तक। लेट्स सी कुछ बना है क्या, नीचे देखें एक बार।
हैंग हो गया। हाँ देखो उसके अंदर एंड में दिया है क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, हाँ तो वही 2 पॉइंट अपने देखते हैं क्या क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 4 and 5, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड लिस्ट डाउन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस जो अपन ने पहली लाइन लिखी थी और उसके बाद जो 2 पॉइंट थे वो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस। देखना पड़ेगा, तुम्हारे मॉड्यूल में तो इतने ही दे रखा है, इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है, आंसर बनाना पड़ेगा उसका। तो मीनिंग तो यहां पे आ जाएगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस इज द टर्म यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग एम्स। एम्स मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स। 2 ऑब्जेक्टिव्स तो मिल गए। मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस इज द टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मेथड ऑफ एनालाइजिंग द प्रोडक्ट मार्केट पोर्टफोलियो विद द फॉलोइंग एम। तो भाई एम तो ये 2 हैं। अब इसी के साथ 5वां आंसर भी बनाना पड़ेगा, कुछ भी करके अपने को लिखवा दूंगा मैं वो। 2 एम क्या है अपने, 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द करंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी नीडेड टू मेंटेन द स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड इंप्रूव द वीकनेस। समझा?